हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ जो कि निकला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मंगलगिरी की तरफ से, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया नोटिफिकेशन निकाला गया है, और इसके रिगार्डिंग जितना भी आपका एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो पे। तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एडवर्टाइजमेंट का जो टाइटल दिया गया है उसमें बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स मंगलगिरी। मतलब यहाँ पर जो आपका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है आपका जो एम्स मंगलगिरी की तरफ से, कि जितना भी आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी का वैकेंसी है उस वैकेंसी के लिए आपका रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मंगलगिरी एपी। मतलब यहाँ पर वही सेम चीज़ आपका जो हेडिंग में दिया गया है वही बताया गया है, बट यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि जितने भी आपका एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स है, ठीक है, इन सभी को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपना आवेदन भेजिए, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कीजिए, ताकि जो खाली पड़ा हुआ जो पोस्ट है इन सभी पोस्ट में ये लोग भर्ती कर सके। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आपका चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। टेबल में आपका फर्स्ट में आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, उसके बाद जो आपका पोस्ट है उसका ग्रुप दिया गया है, उसके बाद जो 7 CPC के अंडर जो आपका पे लेवल होता है वो दिया गया है, और यहाँ पर आपका जो कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वैकेंसी का, और साथ ही साथ आपका टोटल जो वैकेंसी है वो दिया गया है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपका जो पोस्ट है वो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1, और इसका जो ग्रुप रखा गया है वो है आपका ग्रुप बी, और इसका जो लेवल रखा गया है 7 CPC के अंडर वो है आपका लेवल 8। और इसमें जो टोटल वैकेंसी रखा गया है 58, जिसमें से यूआर का 26, ओबीसी का 15, एससी का 8, एसटी का आपका 4 और ईडब्ल्यूएस का 5। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका PA टू प्रिंसिपल, मतलब जो आपका प्रिंसिपल होता है उनका जो PA होगा, मतलब पर्सनल असिस्टेंट होगा, वो पोस्ट है। और ये भी आपका ग्रुप बी में रखा गया है, और इसका जो पे लेवल रखा गया है लेवल 7, और इसका जो टोटल जो वैकेंसी है वो है 1, और जो कि आपका सिर्फ यूआर से है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है, और इसका भी जो आपका पे लेवल रखा गया है लेवल 7, और इसका जो टोटल वैकेंसी है वो है 1, जिसमें सिर्फ यूआर का ही है। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1, और इसका जो पे लेवल रखा गया है वो है आपका इसका जो ग्रुप रखा गया है ग्रुप बी, और इसका जो पे लेवल रखा गया है वो है आपका लेवल 7, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है सिर्फ 1, जो कि आपका सिर्फ यूआर से है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट एनएस, और ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है, और इसका जो पे लेवल रखा गया है लेवल 6, और इसका जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 1, जो कि आपका सिर्फ यूआर से है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका पर्सनल असिस्टेंट, ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है, और इसका जो आपका लेवल रखा गया है लेवल 6, और इसका जो टोटल वैकेंसी है वो है सिर्फ 1, जो कि आपका सिर्फ यूआर से है। और जो आगे वाला पोस्ट है वो है आपका लाइब्रेरियन ग्रेड 3, ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है, इसका भी आपका जो पे लेवल रखा गया है लेवल 6, और इसमें भी आपका जो टोटल वैकेंसी है वो है सिर्फ 1, जो कि आपका सिर्फ यूआर से है। और उसके बाद जो वैकेंसी है आपका लैब टेक्नीशियन, ये आपका ग्रुप सी में आता है, और इसका जो पे लेवल रखा गया है लेवल 8, और इसका जो टोटल वैकेंसी है आपका सिर्फ 2, जो कि आपका सिर्फ यूआर से है। और उसके बाद जो आपका वैकेंसी है वो है आपका अपर डिवीजन क्लर्क, ये आपका ग्रुप सी में आता है, और इसका जो पे लेवल रखा गया है लेवल 4, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है आपका सिर्फ 2, जो कि सिर्फ आपका यूआर से है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, और इसका जो आपका ग्रुप है वो है आपका ग्रुप सी में आता है, और इसका जो पे लेवल रखा गया है लेवल 2, और इसमें जो आपका टोटल वैकेंसी है वो है सिर्फ आपका 2, जिसमें से आपका यूआर का है 1, और आपका ओबीसी का है 1। ठीक है, और इसमें जो टोटल आपका जो वैकेंसी हो गया वो है आपका 70, जिसमें से आपका 37 हो गया आपका यूआर का, ओबीसी का हो गया 16, एससी का हो गया आपका 8, एसटी का हो गया आपका 4, और ईडब्ल्यूएस का हो गया आपका 5। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे यहाँ पर जो आपका पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1 जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपका फीमेल और मेल के लिए यहाँ पर आपका सीट रिजर्व कर दिया गया है, जिसमें आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 80% और मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 20% का सीट रिजर्व कर दिया गया है। मतलब आपका जो टोटल वैकेंसी है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के, उसमें आपका 46 वैकेंसी आपका फीमेल के लिए है और 12 वैकेंसी आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और इस टाइप का रिजर्वेशंस बाकी किसी और पोस्ट में नहीं है, सिर्फ आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1 पोस्ट में ही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कैंडिडेट्स को, तो देख लेते हैं। द पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर दोज पोस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स मंगलगिरी www.aimsmangalgiri.edu.in एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। मतलब यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने का जो पोर्टल का ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, उनका शेड्यूल दिया गया है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये आपका जुलाई में किसी एक डेट में स्टार्ट होना चाहिए था, बट आपका जो ऑनलाइन जो पोर्टल ओपन हुआ है वो आपका 5 अगस्त 2023 से ओपन हुआ है, ठीक है। और आपका जो क्लोजिंग डेट होगा उससे आपका 30 डेज प्लस, मतलब जो आपका 30 डेज आपका टाइम दिया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने का। मतलब आपका 4 आपका नवंबर 2023 तक आप मान के चलिए, इस डेट तक आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि जो आपका लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब आप जो अप्लाई करेंगे उसका एक हार्ड कॉपी आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा इनके ऑफिस में, और उसका जो डेट दिया गया था वो आपका अगस्त में किसी एक डेट दिया गया था, तो यही डेट मान के चलते हैं, सेम डेट। तो यहाँ पर आपका 30 डेज का टाइम दिया जाएगा, मतलब आपका 4 नवंबर 2023 तक आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये सब डेट आप याद में रखिएगा ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो जाए, डेट के अंदर ही कीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका कट ऑफ जो डेट रखा गया है, मतलब लास्ट डेट रखा गया है, जितना भी आपका एज लिमिट हो गया, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सब कुछ आपका जो लास्ट डेट रखा गया है उसी डेट के हिसाब से आपका माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, मतलब आपका जो पोस्ट में अप्लाई करेंगे उस पोस्ट में आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस जो मांगते हैं वो आपका क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जो आपका नर्स स्टाफ ग्रेड 1 का जो पोस्ट है, और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो है आपका 21 से लेके 35 ईयर्स। ये आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब यूआर कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का जो आपका कोर्स होता है, उस कोर्स से, मतलब 4 इयर्स का कोर्स होने से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आपका जो पोस्ट सर्टिफिकेट जो बीएससी कोर्स होता है और इसका इक्विवेलेंट जो भी आपका नर्सिंग कोर्स होता है बीएससी का, वो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो नर्सिंग का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, और इसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। वो क्या होना चाहिए, आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका स्टाफ नर्स ग्रेड 2 में आफ्टर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद, या तो फिर आपका बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट जो आपका कोर्स होता है वो कंप्लीट होने के बाद। और जिस हॉस्पिटल में आप करेंगे ये एक्सपीरियंस, मतलब जॉब करते थे, वहाँ का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो आपका 200 बेडेड का स्ट्रेंथ होना चाहिए उस हॉस्पिटल में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। तो आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका PA टू प्रिंसिपल, और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो है आपका 18 से लेके 30 इयर्स, और इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका डिग्री, और साथ साथ आपका स्किल टेस्ट आना चाहिए जिसमें आपका डिटेक्शंस आपका 7 मिनट का 120 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शंस में आपका 45 मिनट्स इन इंग्लिश और 60 मिनट्स इन हिंदी में आपका होना चाहिए, जो कि आपका कंप्यूटर में होगा। और साथ साथ यहाँ पर आपका डिजर्बल में भी आपका कुछ होना चाहिए जिसमें आपका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब ये अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और साथ साथ आपका एक्सेलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन, ठीक है, और एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, और साथ साथ आपका डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और इक्विवेलेंट, ये सेम चीज़ दोबारा बताया गया है, मतलब आपका डिप्लोमा होना चाहिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में, तो इस पोस्ट के लिए आपको ज़्यादा प्रेफर कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं।
आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो है आपका 21 से लेके 30 ईयर्स। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ आपका अगर डिजरेबल में अगर आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन है तो आपको ज़्यादा प्रेफर कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री, या अगर डिग्री है आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास अगर MBA या तो फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्स का कुछ है तो इस पोस्ट के लिए आपको ज़्यादा प्रेफर कर दिया जाएगा। और साथ साथ आपका नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो ये दोनों तो चीज़ तो होता है, बट MBA हर किसी के पास नहीं होता है। तो जिसके पास ग्रेजुएशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर MBA अगर किसी के पास है तो उस केस में यहाँ पर उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका मेडिकल सोशल वर्कर। और इस पोस्ट में आपका जो एज लिमिट दिया गया है वो है आपका 21 से लेके 35 ईयर्स। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका MA इन सोशल वर्क या तो फिर MSW विथ स्पेशलाइजेशंस इन मेडिकल सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क पे, या तो फिर आपका मास्टर डिग्री सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशंस इन मेडिकल सोशल वर्क, ठीक है। और साथ साथ आपका यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि आपका प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल होता है मिनिमम 200 बेडेड का। गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में आपका 200 बेडेड होना चाहिए, उसी हॉस्पिटल से आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये दोनों अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपके पास डिजरेबल में भी अगर क्वालिफिकेशन यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए आपको ज़्यादा प्रेफर कर दिया जाएगा। तो जो है आपका एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशंस। मतलब आपका जो ऑफिस का जो काम होता है कंप्यूटर में वो आपका आना चाहिए। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट NS। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट दिया गया है वो है आपका 21 से लेके 30 ईयर्स। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका डिग्री होना चाहिए और आपका प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका पर्सनल असिस्टेंट। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो है आपका 18 से लेके 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और इस पोस्ट के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए। साथ साथ आपका स्किल टेस्ट आपका होना चाहिए, डिटेक्शंस इन 10 मिनट्स का 100 वर्ड्स पर मिनट। और ट्रांसक्रिप्शंस में आपका 40 मिनट्स का इंग्लिश में और 55 मिनट्स का इन हिंदी में होना चाहिए, जो कि आपका कंप्यूटर में होगा। और अगर आपके पास डिजरेबल क्वालिफिकेशंस है, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो आप इस पोस्ट के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेंगे। और एक्सेलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो आपका पोस्ट है वो है आपका लाइब्रेरियन ग्रेड 3। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट दिया गया है वो है आपका 21 से लेके 30 ईयर्स। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं वो है आपका बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से, और या तो फिर आपका BSc डिग्री इन इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी साइंस। मतलब आपका लाइब्रेरी साइंस से ही आपका होना चाहिए। और साथ साथ आपका 2 ईयर्स का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपका सेंट्रल, स्टेट या फिर ऑटोनोमस या फिर आपका स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर PSU या फिर यूनिवर्सिटी लाइक कुछ भी है, वहाँ से आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ साथ आपका एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ऑफिस वर्क और आपका जो ऑफिस एप्लीकेशंस होता है, इन सब में आपका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका एसेंशियल में। और आपका जो डिजरेबल में भी यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं, जो कि आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब यहाँ पर आपका डिजरेबल में आपका जो कंप्यूटर का कोर्स का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपका होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका लैब टेक्नीशियंस। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो है आपका 21 से लेके 30 ईयर्स। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में होना चाहिए आपका 10+2 विद साइंस और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। और डिजरेबल भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस है तो इस पोस्ट के लिए आपको ज़्यादा प्रेफर मिलेगा, जिसमें आपका BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो
ये सब अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका अपर डिविजन क्लर्क, और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो है आपका 21 से लेकर 30 ईयर्स। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका डिग्री, और साथ साथ आपका प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। और साथ साथ आपका एक स्किल टेस्ट होगा, मतलब जो लोअर डिविजन क्लर्क का जैसे होगा वैसा ही सेम, जिसमें आपका कंप्यूटर में टाइपिंग दिया जाएगा 30 वर्ड्स पर मिनट का इंग्लिश में, और 35 वर्ड्स पर मिनट आपका इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। और आपका जो टाइपिंग होगा वो 10 मिनट्स का लिया जाएगा। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2, और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो है आपका 18 से लेके 27 ईयर्स। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका 10+2 विद साइंस और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास अगर है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस 2 इयर्स का रिलेवेंट फील्ड में है तो आपको मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये डिजर्वेबल में मांग रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें आपका जो एप्लीकेशंस प्रोसेस है, जो आप कहाँ करेंगे मतलब एप्लीकेशंस, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो टेस्ट सेंटर के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर कुछ टेस्ट सेंटर दिया गया है। 15 जो आपका टेस्ट सेंटर है कुछ सिटी में दिया गया है। ठीक है, तो इसी में से किसी को आपको चॉइस करना है एग्ज़ाम सेंटर के हिसाब से। ठीक है, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो नज़दीक होगा उसी के हिसाब से आप सेंटर चॉइस कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका स्कीम एंड सिलेबस के बारे में बताया गया है एग्जामिनेशंस का, जिसमें आपका जो PA2 प्रिंसिपल, आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, असिस्टेंट, उसके बाद लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के लिए आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका पार्ट रह गया आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपका डिवाइड कर दिया गया है एग्ज़ाम को, जिसमें पार्ट 1 का रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज, आपका जो कंसर्न पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग 60 मार्क्स रहेगा 60 क्वेश्चंस में। उसके बाद पार्ट 2 में आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का आपका 10-10 करके आपका क्वेश्चंस आएगा, और आपका मार्क्स भी आपका 10-10-10 करके ही रहेगा, जिसमें टोटल आपका 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और ये कंप्लीट होने के बाद आपका जो स्किल टेस्ट होगा, हर एक पोस्ट का अलग अलग है, ये आपका लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो B नंबर पे है आपका पर्सनल असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क, और इस पोस्ट के लिए आपका जो पैटर्न रखा गया है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 रखा गया है, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और बेसिक इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपका 30, 10 और 20 आपका क्वेश्चंस रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, और टोटल यहाँ पर आपका 90 मिनट्स का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद आपका पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका स्किल टेस्ट रखा गया है, मतलब जो टाइपिंग होता है वही रखा गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो पोस्ट है आपका लैब टेक्नीशियंस और लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, इस पोस्ट के लिए आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम रखा गया है, मतलब यहाँ पर कुछ पार्ट डिवाइड करने मतलब किया नहीं गया है, जिसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज या फिर आपका कंसर्न जो आपका पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपका 70 क्वेश्चंस का आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, और यहाँ पर आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का 15 क्वेश्चंस रहेगा 15 मार्क्स का, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में आपका 15 क्वेश्चंस रहेगा 15 मार्क्स का। ठीक है, और टोटल यहाँ पर आपका 90 मिनट्स का मतलब 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका उसके बाद सिलेक्शंस प्रोसीड्यूर के बारे में बताया गया है, कैसे यहाँ पर आपका सिलेक्शंस होगा उसके बारे में, तो ये आप PDF से देख लीजिएगा कैसे सिलेक्शंस होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एज रिलेक्शंस के बारे में बताया गया है, तो जो भी आपका एज लिमिट दिया गया था वो सिर्फ आपका UR कैंडिडेट्स के हिसाब से दिया गया था। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि आपका OBC नॉन क्रीमिलियर जो कैंडिडेट्स रहते हैं इनके लिए 3 इयर्स का, उसके बाद SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 इयर्स का, और PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपका 10 इयर्स का छूट दिया जाता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविल एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए यहाँ पर 5 इयर्स का छूट दिया जाएगा।
और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं जो मिलिट्री सर्विस करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर आपका 3 इयर्स का जो इंक्रीज़ कर दिया जाता है रिलैक्सेशंस वो भी दिया जाएगा। और जो एनी अदर कैटेगरी से अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है मतलब एज रिलैक्सेशन के हिसाब से वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एप्लीकेशंस फीस के बारे में बताया गया है। तो जो आपका यूआर कैंडिडेट्स है, ओबीसी कैंडिडेट्स है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है, इन सभी के लिए यहाँ पर आपका एप्लीकेशंस फी आपका 900 और प्रोसेसिंग फी आपका 100 रुपीज़ का देना पड़ेगा। मतलब टोटल आपका 1000 रुपीज़ का यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट्स आपका SC ST PWBD कैंडिडेट्स या फिर फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स रहेंगे इनके लिए एप्लीकेशंस फी नील है। बस प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर 100 रुपीज़ मतलब सिर्फ 100 रुपीज़ का ही यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे एक चीज़ बताना भूल गया था, जैसे आपका जो एप्लीकेशंस आप करेंगे मतलब ऑनलाइन, उस एप्लीकेशंस को आपको बाय पोस्ट जो भेजना है तो इसी एड्रेस में आपको भेजना है। और जो आप एनवलप जिसमें आप भेजेंगे उस एनवलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद जो आपका स्पेस है यहाँ पर आपका पोस्ट का नाम रहेगा। और यहाँ पर बता दिया गया है कि जो आपका मतलब जो लेटर है एप्लीकेशंस जो आप किए वो 10 डेज के अंदर आपका रिच हो जाना चाहिए। जो आपका लास्ट डेट रखा गया मतलब आपका लास्ट डेट कौन सा था यहाँ पर 4 नवंबर 2023, मतलब इससे प्लस 10 डेज मतलब यहाँ पर आपका 14 नवंबर तक का आपका टाइम दिया गया है लास्ट डेट। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे और कुछ है नहीं इस एडवर्टाइजमेंट में। अगर आपको पूरा इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। और जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक दिया गया है, तो आपको अगर कुछ भी क्वेरी करना है तो वहाँ पर जाके आप क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।